अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग एक बार फिर तूल पकड़ रही है। अंकिता भंडारी केस जिसको 3 साल से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन आज तक वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन कुछ दिन पहले जब उर्मिला सनावर ने अपने एक वायरल वीडियो में वीआईपी के नाम का जिक्र किया, बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं के नाम का जिक्र किया, या फिर यूं कह लें कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के नाम का जिक्र किया, तो पूरे उत्तराखंड में भूचाल समझ गया। देहरादून से लेकर दिल्ली तक लगातार इस पर बहस चल रही है और अब स्थिति यह हो चली है कि यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। उत्तराखंड में सर्दियों के मौसम में भी जो राजनीतिक गर्माहट है वो महसूस की जा सकती है। इसके अलावा अब चाहे वो लाल कुआं हो, चाहे वो श्रीनगर हो, चाहे वो ऋषिकेश हो, चाहे वो देहरादून हो या फिर कोई दूसरी जगह हो, हर जगह पर अंकिता भंडारी के इंसाफ के लिए मांग तेज हो रही है। जगह जगह सड़कों पर लोग उतरे हैं, खासतौर पर यूकेडी के कार्यकर्ता कई जगहों पर सड़कों पर उतरे। जो उत्तराखंड से जुड़े हुए लोग हैं वो सड़कों पर उतरे और दुष्यंत गौतम समेत बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं का पुतला दहन कई जगहों पर किया गया और ये मांग की गई कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जांच करवाई जाए, क्योंकि बात सिर्फ अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की या फिर उसमें किस वीआईपी के नाम का जिक्र हुआ, किस गट्टू के नाम का जिक्र हुआ, बात सिर्फ इतनी तक सीमित नहीं है। हर दिन उर्मिला सनावर कई तरह के आरोप लगा रही हैं। इसी बीच एक दूसरी खबर यह भी है कि उर्मिला सनावर और उनके पति सुरेश राठौड़, इन दोनों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। देहरादून में भी और हरिद्वार में भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आरती गौड़, जिस महिला पर आरोप लगाए गए थे, उन्होंने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अब इस पूरे मामले में कब तक मुकदमे पर कोई कार्रवाई होती है या फिर कब तक उर्मिला सनावर जो ये आरोप लगा रही हैं इनको पकड़ करके इनसे पूछताछ होती है या फिर इनके सबूत जो साक्ष्य पेश करना चाहती हैं उनको देखा और सुना जाता है। क्योंकि उर्मिला सनावर का कल भी आपने तहलका डिजिटल पर एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखा था जिसमें वो कह रही थी कि उनके पास बहुत कुछ है बताने के लिए और बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो कि राजनीति में अगर आए तो राजनीति एक तरीके से हिल जाए। इसके अलावा जो सुरेश राठौड़ पूर्व विधायक ज्वालापुर के हैं बीजेपी से, उर्मिला सनावर जिनको अपना पति कहती हैं, उनके द्वारा भी लगातार इसका खंडन किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी इस पर एक रिएक्शन दिया था, टिप्पणी दी थी। हालांकि उस टिप्पणी के बाद कल रात को 8 बजे फिर से उर्मिला सनावर लाइव आई और लाइव आकर के उन्होंने महेंद्र भट्ट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में भी कुछ बातें कही, कुछ रिकॉर्डिंग्स सुनाई, जो रिकॉर्डिंग सुरेश राठौड़ की थी। लेकिन सुरेश राठौड़ ऐसा नहीं मानते हैं। उनका यह कहना था कि यह सब कुछ एआई जनरेटेड है और कुछ लोगों के हाथ में उर्मिला सनावर खेल रही हैं। महेंद्र भट्ट ने तो साफ तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा और यह आरोप लगाया कि कांग्रेस के कहने पर ही यह तमाम चीजें हो रही हैं। तो आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। बड़ा नेता हो या फिर छोटा कार्यकर्ता हो, हर कोई एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। लेकिन इसी बीच सुरेश राठौड़ ने क्या क्या कहा, पहले वो आपको सुनाते हैं। उसके बाद अंकिता भंडारी के माता का और उसके पिता का भी रिएक्शन इस पर सामने आया, उसके बाद आपको सुनाएंगे। पहले सुरेश राठौड़। और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का षड्यंत्र कांग्रेस का चक्र है। एक ही दिन के अंदर हरिद्वार, उसी दिन केंद्रीय कार्यालय के अंदर प्रदेश अध्यक्ष द्वारा प्रेस वार्ता करना, अगले दिन देहरादून जाकर प्रेस वार्ता करना, ये पिछले 4-5 दिनों से कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में बराबर है। उससे पहले इसने एक बार जिक्र किया था, मुझे कांग्रेस रायपुर विधानसभा से चुनाव लड़ाना चाहती है, राजपुर की विधानसभा रिजर्व है। वो लोग इसके संपर्क में हैं, आप उसकी जांच कराओ, आपको पता लग जाएगा कि किसके कहने के ऊपर ये बोल रही है। जो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम कर रही है, माननीय दुष्यंत गौतम जी को बदनाम करने का काम कर रही है, माननीय महेंद्र भट्ट जी को बदनाम करने का काम कर रही है, माननीय अपने पुष्कर सिंह धामी जी को बदनाम करने का काम कर रही है, माननीय यतीश्वरन को और सोम मेरे को बदनाम करने का काम कर रही है। तो अब आपकी डील की मांग क्या है, सरकार से क्या मांग? मैंने जो मुकदमे दर्ज कराए हैं उसमें उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो मेरे ब्लैकमेल करती है। जिसकी पुष्टि हो गई है, जो बाकी पुष्टि रहेगी मैं उसकी पुष्टि कराऊंगा, उसको तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और वो जो फैब्रिकेटेड उसकी ऑडियो है उसकी फॉरेंसिक जांच कराई जानी चाहिए। हरिद्वार और देहरादून में 2 मुकदमे कल आपके खिलाफ भी तो हुए हैं। मैं उसके लिए जांच करें, अगर मैं दोषी होऊंगा तो जेल जाऊंगा, अगर मैं दोषी होऊंगा तो उसमें जेल जाऊंगा। अगर ये दूसरे रविदासाचार्य भी कल आए थे, वो कह रहे थे कि अब वो उनसे पूछो आप कौन रविदासाचार्य है, कौन है। कल तक मेरे चरणों में पड़ा रहता था, एक ढाबा चलाता खतौली के पास, आज भगवे कपड़े पहन। सुरेश राठौड़ ये कह रहे हैं कि अगर वो दोषी हैं तो वो जेल जाएंगे, वो सजा भुगतने के लिए तैयार है, लेकिन वो इस रिकॉर्डिंग को मानने के लिए तैयार नहीं।
उर्मिला सनावर लगातार जो रिकॉर्डिंग सुना रही हैं वो सुरेश राठौड़ की है, ये उनका दावा है और सुरेश राठौड़ ही इन तमाम चीजों के बारे में उर्मिला सनावर को बता रहे हैं, चाहे वो महेंद्र भट्ट के बारे में बातचीत करना हो, दुष्यंत गौतम के बारे में बातचीत करना हो, या फिर किसी दूसरे नेता के बारे में बातचीत करना हो, या अंकिता भंडारी केस के बारे में बताना हो। अब जब से ये पूरा मामला सामने आया, अंकिता भंडारी केस एक बार फिर से रीओपन सा हो गया है जनता के लिए। लगातार कई जगहों पर लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई जब इस तरह के संगीन गंभीर आरोप लग रहे हैं तो क्यों इनकी जांच नहीं होती। इसी बीच उर्मिला के आरोपों को लेकर के जो अंकिता भंडारी है, उनकी माता और उनके पिता का भी एक बयान सामने आया, वो आपको सुनाते हैं। करती हूँ कि बहन, मैंने अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला था। अब 3 साल हो गए मुझे रोते रोते, अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। जब से मैंने आपकी वीडियो देखी है मुझे आशा की किरण दिखाई दी है। अगर आप उन सबूतों को कोर्ट में पेश करोगे तो मेरी बेटी को न्याय मिल सकता है। भले मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैं रो रही हूँ, दुनिया की मेरी कोई माँ इस तरह से न रोया। आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे कि आप ये सारे सबूत कोर्ट में पेश करना। अगर आप चाहते हैं तो मेरी बेटी को न्याय मिले। आज मैं अपनी बेटी को याद करती हूँ तो मेरे साथ हर समय अन्याय हुआ। इन्होंने मेरी बेटी को दिखाया तक नहीं, शायद इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि इसमें बड़े बड़े नेता थे। मैं मुख्यमंत्री से हिन्नत कहना चाहती हूँ, हम सारे सबूत आपके सामने हैं। अगर आप चाहे तो तो अंकिता भंडारी की माता का आपने बयान सुना, वो कह रही हैं कि उर्मिला सनावर ये तमाम चीजें कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें, कोर्ट के सामने रखें, और मामला बड़ा गंभीर हो चुका है इस समय उत्तराखंड में। जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, कॉल रिकॉर्डिंग्स वायरल हो रही है, उसमें जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वो बड़ा गंभीर है और बड़ा संवेदनशील है। इसी पर चर्चा करेंगे। आज कुरुक्षेत्र में हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय सबसे पहले करवा देते हैं। ये पूरे आरोप लगाने वाली अभिनेत्री उर्मिला सनावर संभवतः हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगी, अभी तक जुड़ी नहीं है। हेमा भंडारी जुड़ी, आपका स्वागत है, जेपी की प्रवक्ता है। स्वागत है हेमा भंडारी जी। शांति प्रसाद भट्ट जी, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ मनोज सैनी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हरिद्वार से इस मामले को लगातार उठाते हुए भी नजर आए थे। आपका भी स्वागत है, आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले तो मनोज सैनी जी आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये जो मामला है बड़ा संवेदनशील हो चुका है और इस पर अभी भी सुरेश राठौड़ भी हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उर्मिला सनावर तो लाइव आकर के तमाम आरोप हर दिन लगा ही रही हैं, लेकिन सुरेश राठौड़ अपने स्टैंड पर कायम है कि भाई ये पूरा एआई वीडियो है, एआई ऑडियो है, जो कुछ सुनाया जा रहा है इसमें कुछ भी असली नहीं है। चौहान साहब, आपको एक चीज बता देना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि हिंदुस्तान में जो एआई सॉफ्टवेयर है जी, वो एआई सॉफ्टवेयर वो फिल्टर्ड होता है। उसमें गाली गलौज और ये अश्लील भाषा का प्रयोग बिल्कुल प्रतिबंध है। और ये जो आपने देखी है जो ऑडियो जारी है उसमें खुलेआम गाली गलौज हो रही है। और मैं 1% अगर मान भी लिया जाए कि वो एआई जनरेटेड है तो वो शुद्ध हिंदी में होता है। ये आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा। जो मैंने सभी दर्शकों से पूछा है, मैं अपने जो हमारे मित्र हैं जो तकनीकी ज्ञान रखते हैं, बिल्कुल, तो मैंने उन सभी मित्रों से अपने पूछा है, उन्होंने कहा है कि जो एआई जनरेटेड होता है वो शुद्ध हिंदी में होगा, लेकिन वो कोई मुजफ्फरनगर की भाषा या बिजनौर की भाषा या किसी अन्य क्षेत्र की भाषा में नहीं होगा, वो शुद्ध हिंदी में होगा। जो ये ऑडियो वायरल हो रही है, जो उर्मिला सनावर जो उनकी तथाकथित पत्नी है, ये जो ऑडियो जारी कर रही है वो शुद्ध बिजनौरी भाषा का इस्तेमाल उसमें हो रहा है। तो ये कहना कि एआई जनरेटेड है ये पूर्णतः तथ्यहीन है और गलत है। ये जनता को भ्रमित करने के लिए इस तरह के वो बयान, इस तरह के वो प्रेस वार्ता में पत्रकारों को बयान दे रहे हैं, भ्रमित करने के लिए, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है।
बिल्कुल, ये भ्रमित करने के लिए आपका कहना ही है। और एआई में जो इस्तेमाल होता है, एक तो उसमें एब्यूजिव लैंग्वेज का एक फिल्टर लगा होता है, एब्यूजिव लैंग्वेज उसमें इस्तेमाल नहीं की जा सकती है, और उसकी लैंग्वेज को लेकर के ये बिल्कुल जो ठेठ लैंग्वेज होती है, ये एआई जो है वो मॉड्यूल में नहीं आ सकती है। शांति प्रसाद भट्ट जी, स्थिति ये हो चली है पिछले 3-4 दिनों से लगातार, आजकल हर कोई शाम को 8 बजे इंतजार करता है। उर्मिला सनावर भी संभवतः हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन शांति प्रसाद भट्ट जी, जो आरोप लग रहे हैं और हर कोई ये इंतजार करता है कि 8 बजे आज क्या खुलासा होने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल तो आ गया है जी। जो भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र और चेहरे की बात करती थी, आज उनके चेहरे पे पलीता लगा दिया। और वो भी एक ऐसी बेटी ने लगाया है जो एक अल्पसंख्यक समुदाय की है, पीड़ित है, वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है, और जब उसको अधिकार नहीं मिल रहे हैं, उसने हर घर में हर जगह पर नेताओं से गुहार लगाई कि मेरा परिवार बचे जी। एक जो है वीडियो में साफ पता चल रहा है कि वो पत्नी है राठौर की, स्वयं राठौर जी कह रहे हैं ऐसे। लेकिन शांति प्रसाद भट्ट जी, आपने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय से आती है, अनुसूचित समुदाय से आती है। महेंद्र भट्ट तो कह रहे हैं कि ये उसका अपमान किया जा रहा है, और ये अपमान कांग्रेस के द्वारा करवाया जा रहा है, क्योंकि उनके जो प्रदेश प्रभारी हैं वो भी उसी समाज से आते हैं। देखिए, महेंद्र भट्ट जी क्या बोल रहे हैं सबको पता है। सबसे बढ़िया तरीका भाजपा ने सीख लिया, ये एआई है और कुछ नहीं है तो कांग्रेस ने कहा। अरे भाई, आपके नेताओं का नाम ले लेकर वो बहन सब कुछ बोल रही है। महेंद्र भट्ट जी, आपको तो तुरंत सीबीआई जांच की बात करवा देनी चाहिए थी। दूध का दूध, पानी का पानी होता। अगर ये बहन झूठ बोल रही है तो सजा भुगतती। वो तो चैलेंज कर रही है। और जिस तरीके से राठौर जी बोल रहे हैं कि एआई स्क्रिप्टेड है, मुझे बदनाम किया जा रहा है, तो इससे बड़ा झूठ क्या होगा? जबकि अभी चैनल पे ही आपके उसमें बता दिया गया कि एआई में कोई एब्यूज लैंग्वेज नहीं होती, क्षेत्रीय लैंग्वेज नहीं होती, शुद्ध हिंदी भाषा होती है। अब कितना बड़ा झूठ बोलेगी भारतीय जनता पार्टी। देखिए, उत्तराखंड में जब अंकिता हत्याकांड हुआ था तो मेरी विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर पड़ती है, वहीं का ये मामला था। 5 दिन तक विनोद आर्य इस मामले को छुपा रहा था, राज्य मंत्री भाजपा था, और हम कह रहे थे कि उस बिटिया के साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो गई है, विनोद आर्य और उसके पिता को पकड़ा जाए। हम ये कहते रहे पूरे, जब तक इस प्रकरण में गिरफ्तारी नहीं हुई कि एक तो इसकी सीबीआई जांच हो, और वनंतरा रिसोर्ट के इर्द गिर्द जितने फोन लोकेटेड थे उन सारे फोनों की जो है जांच होनी चाहिए, और उन तमाम लोगों को अरेस्ट करना चाहिए। पुलिस ने वो काम नहीं किया। भाजपा बोल रही थी जी। उर्मिला जी जुड़ गई हैं, आपकी भी आवाज कनेक्ट हो गई। उर्मिला जी, जी शांति प्रसाद भट्ट जी, आप बात पूरी कीजिए, उसके बाद उर्मिला जी की बात चलेगी। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी, प्रणाम जी। चलिए शांति प्रसाद भट्ट जी, आपके पास आएंगे दोबारा। उर्मिला जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, संभव तो वो कहीं पर व्यस्त भी है, उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन कनेक्ट हो गया। उर्मिला जी, पहले आपके पास ही आता हूं। कल केस भी दर्ज हुआ है आपके खिलाफ, और आपने कल रात को भी लाइव आकर के कुछ और गंभीर आरोप लगाए हैं। तो सबसे पहले तो जो मामले दर्ज किए गए, मुकदमे दर्ज किए गए, इनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? इन मुकदमों से हम डरते नहीं है। इन लोग ये सिर्फ मुकदमे निराधार है, उनको डराने के लिए किया गया ताकि हम कोर्ट तक ना पहुंच पाए और हम अपनी जुबान बंद कर ली, सिर्फ इसलिए। ये मुकदमे जो है, ये मुकदमे हमारे लिए माला के मोती, हम इनसे डरते नहीं है, चाहे हमें अरेस्ट भी कर ले। आप ये देखें ना कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की एक बेटी ने एक बेटे की आवाज उठाई तो हमें देशद्रोही बोल रहे हैं, हमारे ऊपर मुकदमे लिख रहे हैं, लेकिन वो जांच नहीं करे जो जांच का विषय है। जो लैब के सर्टिफिकेट आना चाहिए, लैब की रिपोर्ट आनी चाहिए उस ऑडियो की, वो नहीं कर रहे। सुरेश राठौर से पूछताछ नहीं कर रहे, माननीय दुष्यंत कुमार गौतम से कोई पूछताछ नहीं कर रहे, अजय सिंह जी से कोई पूछताछ नहीं कर रहे, विनोद आर्य से कोई पूछताछ नहीं कर रहे। उठा के इन्होंने क्या करा, एक मुकदमा हरिद्वार से, एक मुकदमा यहाँ से, तो उठा के इन्होंने मुकदमे लिया। और वही महेंद्र भट्ट जी ने बोला, महेंद्र भट्ट जी ने बोला वो औरत, उसे नहीं मैं जानता, उसका कुछ व्यक्तित्व नहीं है, उसका कुछ अस्तित्व नहीं है। और महेंद्र भट्ट जी हमें स्वागत कर रहे हैं अपने प्रदेश कार्यालय पर बुला के। आप बताइए ना कि कितना सफेद कपड़ों के साथ साथ सफेद झूठ बोले, हमको तो यही समझ नहीं आ रहा। मेरा पति सामने बैठा बोल रहा है कि 50 लाख रुपए लिए, ये लिए, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, और वो मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। मैं जब से प्रताड़ित हो रहा हूँ तो प्रताड़ित हो रहा हूँ। भाई, तो प्रताड़ित होने के लिए तो मेरे पास आया था, क्यों? कभी तो शादी कबूल करता, कभी कहता पत्नी है, कभी कहता नहीं पत्नी है। तो तुमने सबने ट्रेनिंग कर रखी है क्या? महेंद्र भट्ट जी ने, सुरेश राठौर ने, या और जितने भी सारे लोग, आप लोगों ने ट्रेनिंग करके आए हो क्या झूठ बोलने की?
अच्छा उर्मिला जी, महेंद्र भट्ट जी ने कहा कि भाई ये जो कुछ भी बोला जा रहा है इसमें उनके जो नेता हैं, उनके जो प्रभारी हैं, वो अनुसूचित समाज से आते हैं, उस समाज का भी अपमान किया जा रहा है। और वो स्वयं आज उनका एक बयान और देख रहा था कि वो कह रहे हैं कि मैं स्वयं ब्राह्मण समाज से आता हूं, तो ये दोनों समाजों का अपमान हो रहा है। तो आरोप आप कुछ और लगा रही थी, ये बात अब समाज पर आती हुई क्यों नजर आ रही है? देखिए, ये बिना मतलब में यहाँ पर बात हो रही है अंकिता भंडारी हत्याकांड के, बेटे की बात हो रही है। और यहाँ पर चाहे वो मेरा पति हो, वो भी मुझे कह रहा है कि मेरी भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ की इज्जत तार तार कर दी, उसकी छवि धूमिल कर दी। और महेंद्र भट्ट जी भी बोल रहे। महेंद्र भट्ट जी को बोलने से पहले मैं तो सोच रही हूँ प्रदेश अध्यक्ष बना किसने दिया, हम तो यही सोच रहे हैं, क्योंकि हमें भी 25-30 साल का हमें इंडस्ट्री का हमें एक्सपीरियंस है कि जो डिजर्व करता है उसी को हम रोल देते हैं, जो डिजर्व करता है। उनको यही नहीं पता कि एक महिला के बारे में उनको किस तरह की भाषा शैली इस्तेमाल करनी चाहिए। वो अभद्र टिप्पणी हमारे लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी बोल रहे उसके जो पति ने छोड़ दिया, उसका पति उसे अपनाने को तैयार नहीं है। वो मतलब एक महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि तुम मुकदमा दर्ज करा के तुम इससे तलाक लेके छुट्टी करो और तुम ज्वालापुर विधानसभा लड़ो। तो ये महेंद्र भट्ट जी की भी अलग अलग सारी चीजें चल रही है। फिर वो कह रहे हैं कि मुझे जानते नहीं। फिर हमने रात लाइव के माध्यम से हमने दिखाया कि ये महेंद्र भट्ट जी की कॉल है और ये महेंद्र भट्ट जी के आवाज पे गए या महेंद्र भट्ट जी के कार्यालय पे गए और महेंद्र भट्ट जी कह रहे 19 तारीख को बुलाकर हम दोनों को चाय पे बिठाते हैं, चाय पे चर्चा करते हैं ज्वालापुर विधानसभा को लेकर। तो भाई मैं तो उनके बारे में सोच के हैरान कि इनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, सठिया चुके हैं सारे के सारे 60 साल में। उर्मिला जी, आपका कहना यह है कि आपकी मुलाकात जब उनसे हुई तो उन्होंने आपको कहा कि हम आपको ज्वालापुर से टिकट देने वाले? जी। और उसके आपने सारे साक्ष्य जो है वो कल जो लाइव वीडियो आपने किया उसमें आपने दिखाई कब कब आपकी मुलाकात? अरे जब वो हमें कह रहे, अब हम क्या करते, जब वो हमें कह रहे कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं, मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं, उस औरत को मैं जानता ही नहीं, उसका व्यक्तिगत स्तर गिरा हुआ है, सामाजिक छवि गिरी हुई है। अरे कम से कम आप शब्दों की मर्यादा तो इस्तेमाल करते हैं। आप ये कहते कि मैं उस महिला को या उस बहन जी को मैं नहीं जानता, मुझसे कभी नहीं मिली, उसे नहीं जानता, उसका तो उसका पति उसे अपनाने को तैयार नहीं है, उसके पति ने उसने भी सुरेश राठौर ने भी बहुत सारे मुकदमे कर रखे और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इनके थ्रेड दिखा रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी भी अपनी बेटी के ऊपर, जिसकी जो अति संस्कारी पार्टी है हमारी, जो बेटियों की बात करते हैं, बेटियों के सम्मान की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप बेटी के ऊपर अगर एक बेटी ने बेटी की आवाज उठाई तो उसी के ऊपर मुकदमों की आपने झड़ी लगानी शुरू कर दी। अच्छा, एक चीज और बताइए, उसके बाद मैं हेमा भंडारी के पास जाऊंगा, काफी देर से वो भी सुन रही है। एक चीज और बताइए कि जब से ये मुकदमा दर्ज हुआ है क्या पुलिस से कोई कांटेक्ट हुआ या पुलिस ने आपसे कांटेक्ट करने की कोई कोशिश की है? जी नहीं, अभी तक कोई भी कांटेक्ट आपका नहीं हुआ है? नहीं हुआ जी। अच्छा, बीजेपी रात को 1:30 बजे आप हमें बताइए ना कि परसों हमारे घर जिस दिन ये गट्टू वाली जब ऑडियो वायरल हुई है कि वो गट्टू वो कह रहा था उस रात कि उसे अंकिता ने देने से मना कर दिया था, उसके बाद 4-5 घंटे के बाद ही हमारे पास कोई फोन आता है और हमने उसे झूठ बताया कि हम सहारनपुर वाले घर पे हैं और रात को हमारे घर पे ऐसे खुद गुर्द कर दिया पुलिस ने आके। वो असली पुलिस थी कि नकली पुलिस थी, कोई इसके बारे में कोई जांच नहीं बिठा रहा। जिनके चिट्ठे खुले काले चिट्ठे, सोचा किसी तरह से उर्मिला का मर्डर हो जाए तो ये केस सारा बंद हो जाएगा, जितना भी है सब केस बंद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आऊंगा उर्मिला जी आपके पास, आप बने रहिए। हेमा भंडारी भी हमारे साथ जुड़ी हुई, जेएपी की प्रवक्ता। हेमा जी, ये एक तरीके से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, चाल चरित्र चेहरे पर तो सवाल है ही, लेकिन सबसे बड़े मुद्दे पर जो प्रदेश का था उसको भी रीओपन करने जैसी स्थिति में ला रहे हैं। हेमा जी, आपका ऑडियो मेरा ऑडियो आप ही ने बंद किया होगा मेरे यहाँ से, तो हाँ। सबसे पहले तो मैं ये देख रही हूँ आपके डिबेट में भाजपा की कोई भी प्रवक्ता नहीं है जिसे सवाल जवाब किए जा सके। बिल्कुल, और वो इसी नहीं जुड़े और आज भी नहीं जुड़ पाए जी। हाँ, वो जुड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अब उनकी धज्जियां उड़ रही हैं और प्रदेश में जिस तरह से इनके नेता और मंत्री कांड कर रहे हैं और वो कहते हैं ना कि वो एक ना एक दिन तो पाप का घड़ा भरता ही है, तो वही पूरे प्रदेश में हो रहा है। और जैसा कि उर्मिला सनावर जी ने एक आरोप लगाया था कि जो वहां पर जो बुलडोजर चलाने का काम आरती गौड़ ने किया था, जो इल्जाम लगाया था, तो मैं उस बात पे एक और ध्यान देना चाहती हूँ कि वहां पर उस समय विधायक रेणु बिष्ट थी और जो लिस्ट में नाम आया था वो रेणु बिष्ट का नाम भी था, जो विधायक थी जिन्होंने बुलडोजर चला के जिन्होंने जो है एसडीएम को फोन किया था, पर उनका कोई भी बयान दर्ज नहीं हुआ था। दूसरी, उन्होंने वहां पर साफ तौर पे कहा था कि मैंने मुख्यमंत्री के कहने पर बुलडोजर चलवाया, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी का उस पर पूरा हाथ है। उनकी जो चुप्पी है वो इस बात का सबूत दे रही है कि अब तक 4 दिन से देखिए लगातार ये प्रकरण चल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री धामी जी बिल्कुल मौन साधे हुए हैं।
तो इसका क्या है, क्योंकि भाजपा के जो नेता और मंत्री ने बीड़ा उठा रखा है कि जो है जितने भी ये कुकर्म होंगे ये इनके नेता और मंत्री करेंगे। जितने प्रदेश में जो महिलाओं को लेके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आप देखिए ना, इनसे ही अपनी बेटियों को बचाना मुश्किल हो रहा है। मतलब आज आप एक देखिए, मुकेश बोरा का केस हुआ था लाल कुआं में, वो फाउंडेशन के प्रशासन के, वो भी भाजपा के थे। और आप एक चीज और देखिएगा, नहीं दिग्विजय जी, अगर ये भाजपा, देखिए भाजपा और कांग्रेस में पता है क्या आजकल चल रहा है, देसी पहाड़ी। अगर ये किसी दूसरी पार्टी ने किया होता ना, तो अब तक पहाड़ी देसी का ये खाई बढ़ चुकी होती और ये इसे बांट देते। लेकिन आज क्या है, भाजपा में जो पहाड़ी है ना, आज उनके क्या मतलब, मुझे लगता है कि उनकी आत्मा मर चुकी है, उनको नजर नहीं आता कि वो पहाड़ की बेटी है। तो वो तो खुद को पहले तो पहाड़ी और देसी की खाई में बांटने का काम कर रहे थे, लेकिन आज तो उनके मुंह में बिल्कुल दही सी जम गई है। तो ये दिखावा किस लिए देसी पहाड़ी का? बिल्कुल, इस मुद्दे पर मांग जरूर होनी चाहिए। और शांति प्रसाद भट्ट जी, जैसा कि उर्मिला लगातार कह रही हैं कि भाई केस से वो डरती नहीं है, जो मुकदमे दर्ज उनके ऊपर हुए हैं उनसे वो डर नहीं रही हैं, बल्कि वो तो ये चाहती है कि इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो और जो दोषी है उनको पकड़ा जाए, उसमें वो भी सहयोग करने के लिए तैयार है। ठीक है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, अभिनेत्री भी हैं, और खुल के कह रही हैं कि मैं भाजपा की मेंबर हूं। इनके जो पति हैं राठौर, वो भी कह रहे हैं मैं भाजपा का हूं, विधायक भी रहे हैं। ऐसे में यदि धीरे से इनकी बात को नकारते हैं तो पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी में कैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की चरित्र है इनका। अब भाजपा की ही अगर कोई नेता ये बोल रही है कि अंकिता के साथ में अन्याय करने वाले दुष्यंत और अजय हैं, तो भाई इसमें तो तुरंत FIR दर्ज हो जानी चाहिए थी इनके कहने पे। दुर्भाग्य देखिए कि इन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। मतलब ये इतनी बड़ी गुंडागर्दी है, जबकि इस समय पर इनको पुलिस प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था और उनको दुष्यंत पर अजय पर मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए था, अरेस्टिंग हो जानी चाहिए थी। इतना बड़ा मामला है। और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा कैसा है ये आप देख लीजिए। कोई टीवी चैनल पे आने को तैयार नहीं है, इसका मतलब सच है। मुख्यमंत्री कुछ बोलने को तैयार नहीं है, इसका मतलब सच है। और जिस तरीके से इनके प्रदेश अध्यक्ष अनाप शनाप बोल रहे हैं, वो ये तक नहीं देख पा रहे हैं कि आखिर एक पीड़ित महिला अपना दर्द बता रही है, वो इतनी पीड़ित हो गई उसने भाजपा का भंडा फोड़ दिया, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अनाप शनाप बोलेंगे उनके खिलाफ और कह रहे हैं कि ये अल्पसंख्यक समाज के साथ में गलत हो रहा है। अरे भाई, ये बिटिया भी तो अल्पसंख्यक समाज की है। बिल्कुल उसी समाज की है। इसके बाद मनोज सैनी जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उर्मिला जी के पास जाते हैं पहले। मनोज जी इसके बाद आऊंगा। उर्मिला जी, जो बात शांति प्रसाद भट्ट जी ने भी कही, उसी में एक बात मैं आगे बढ़ाऊं। महेंद्र भट्ट ने भी वो कहा, वो ये कह रहे हैं कि कुछ चंद लोगों के इशारे पर या फिर एक पर्टिकुलर पार्टी के इशारे पर आप काम कर रही है, कि उनका साफ तौर पर ये कहना है कि क्या आप कांग्रेस के इशारे पर या फिर कांग्रेस के साथ मिलकर के तमाम आरोप लगा रही है। महेंद्र भट्ट ने खुलेआम कहा है। उर्मिला जी, महेंद्र भट्ट का ये आरोप था, बीजेपी के तमाम लोग ये कह रहे हैं कि आप कांग्रेस पार्टी के दबाव में आकर के ये तमाम बातें कह रही हैं, क्या उनसे कोई डील हो रही है? देखिए, ना तो मुझे कांग्रेस ने खाने को दिया, ना मुझे भारतीय जनता पार्टी ने खाने को दिया। मुकदमे तो मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया, सुनवाई हमारी नहीं हो रही है। सुरेश राठौर का भी कहता हमारी उर्मिला हमारी पत्नी है। 15 जून को सहारनपुर में आके वो घोषित करता है हम घोषित पत्नी है, उसकी राजनीतिक और सामाजिक पत्नी है, पारिवारिक पत्नी नहीं है, सामाजिक पत्नी और राजनीतिक पत्नी है। और जब अगर वो कहता है, अभी वो कह रहा है, आज वो आपकी यहाँ पीसी चल रही है उसकी, वो कह रहा है कि ये तो उर्मिला सनावर है, कभी कहता उर्मिला शर्मा है। तो वो खुद ही बस मानसिक संतुलन उसका खराब हो चुका है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जब वो उसकी पत्नी नहीं है, वो शुरू से कह रहा है, चलो अब वो हम कह रहे हैं उसकी पत्नी नहीं है, तो फिर हमारा इतना शारीरिक शोषण 4 साल से तू कर रहा है, तो और तब भी माननीय पुष्कर सिंह धामी, मेरा डॉक्टर धामी, उसको जेल नहीं भेज रहा। आप समझिए ना कि आज अभी 1 महीने पहले हमने ये कहा कि हम आत्मदाह कर लेंगे, प्रदेश कार्यालय ने चाहे कि अगर माननीय मोदी जी ने, योगी जी ने, पुष्कर धामी ने हमारी बात नहीं, ये उर्मिला जी वो हमारे वीडियो पूरे देश में तो वायरल होगी, हर चैनल पे तो वायरल होगी, लेकिन हमारा एक मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ। इस जो भगवे की वेश में जो भेड़िया घूमता हमारा पति, ड्रेस की तरह वो भगवा पहन के घूमता है, इस काल ने भी को जेल में नहीं पहुंचाया माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने। तो ये तो खुद ही अपने जो जितने इनके जो पापी लोग जो घूम रहे हैं उनको खुद ही पना दे रहे हैं। हम क्या कह सकते हैं कि जहाँ हमारी पार्टी की विचारधारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो विचारधारा तो यही चल रही है सच में कि बेटी को पटाओ, बिस्तर पे लेटाओ, और जब उर्मिला जैसी कोई अपना हक मांगे तो उसे रास्ते से हटाओ।
यही चल रहा है यहाँ तो। ये जो सभी बातें आपने कही हैं, यहां पर दो प्रश्न मेरे ये हैं कि एक तो आप महिला हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आपकी पार्टी देती है, दूसरा आप उसी पार्टी की मेंबर हैं जो आप दावा कर रही हैं, लेकिन महेंद्र भट्ट कह रही है उनका ना तो पार्टी से कोई लेना देना है और ना उनकी मानसिक स्थिति ठीक है। तो पार्टी में ही जब एक महिला की नहीं सुनी जा रही है तो दूसरों की क्या सुन। हाँ, अब देखिए ना, महेंद्र भट्ट जी कह रहे हो कि उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, और तब भी हमें स्टार प्रचारक बना के मुंबई जैसे शहर में हमने मलाड और बोरीवली में पूरा प्रचार किया। वो हमारे फोटो डिलीट नहीं हुए, 1 साल पुराने, हमने अभी विधानसभा में हमने प्रचार किया। फिर नगीना लोकसभा की हम दावेदार रही, और प्रबल दावेदार तो सहारनपुर से मेयर की रही। मेरा पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पार्टी मुझे इस्तेमाल करती है सिर्फ जैसे बेटियों का वैसे बिस्तर पे इस्तेमाल करते हैं। तो इसका हो सकता है कि बेटियों को सिर्फ ये जाके प्रचार के लिए इस्तेमाल कराते हो। ऐसे एज अभिनेत्री अगर वैसे बुलाएंगे, मुझे तो पैसे देने पड़ेंगे, एज ए स्टार प्रचारक पैसे देने पड़ेंगे, अभिनेत्री के नाम के 5-6 लाख रुपए देने पड़ेंगे। फिर महेंद्र भट्ट जी कहते हैं कि पैसों के लिए काम कर रही है। महेंद्र भट्ट जी मेरा घर चला रहे हैं, महेंद्र भट्ट जी दे रहे हैं। सुरेश राठौर तो मेरे टुकड़ों पे बनता है, जब घर आता है तो रोटी भी मेरी तोड़ता है वो तो। और मेरे पास तो रिकॉर्डिंग है, अभी वो 5 लाख रुपए मांग रहा है, मुझे दे रहे 5 लाख रुपए। और जो 5 लाख रुपए मेरे से मांग रहा वो आदमी कह रहा है कि मैं 50 लाख रुपए में होटल बिक गया मुझे पता मेरे घर की स्थिति क्या चल रही है, मैं मरने में मैं सुसाइड कर लूंगा। मतलब इतने ड्रामे, मतलब एक्टर तो हम हैं स्क्रीन के ऊपर, लेकिन असली एक्टिंग तो ये कर रहे हैं। ये सारे पट्टू भट्टू फट्टू ये सब एक्टिंग कर रहे हैं इस समय। सिर्फ एक बेटी ने एक बेटी की आवाज उठा दी और सबको अपनी अपनी लंगोट बचानी इनको मुश्किल हो रही है सबको। ठीक है मनोज सैनी जी, एक बेटी, उनका कहना है कि एक बेटी बेटी की आवाज उठा रही है और उसमें ही दिक्कत हो रही है सबको। मनोज जी देखिए चौहान साहब, जब से ये 2022 का मुद्दा था और ये समय बड़ी जोर शोर से देवभूमि के हर क्षेत्र में हर चौक पर ये मुद्दा गरमाया हुआ था, लेकिन भाजपा सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी देती है वो बिल्कुल ही निराधार हो गया, वो नेस्तनाबूद कर दिया बीजेपी के नेताओं ने। आप ये देखिए जो ऑडियो वायरल हो रही है और जो प्यार भरे पलों की जो समय था इनका उर्मिला सुरेश जी का, उसमें वो सब चीजें अपनी पत्नी उर्मिला से शेयर कर रहे हैं। उससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा और संघ के नेताओं ने जो विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य जो मुख्य आरोपी है, उसका जो वनंतरा रिजॉर्ट था वो अय्यासी का अड्डा था इनके बड़े नेताओं के, मैं बड़ा आरोप लगाता हूँ। और उसी के साक्ष से जब ये बहन अंकिता ने वो हत्या कर दी गई उसकी, जब उन्होंने विशेष सेवा देने से मना कर दिया, जो ये जा रहे थे, जो अब तो नाम खुली गए हैं, दुष्यंत गौतम और अजय कुमार, इन्होंने तो ये भी बताया है ऑडियो में कि ग्रुप सेक्स के लिए वो जाते हैं वहां। तो आप ये देखिए कि उस बेटी ने अपने मान सम्मान उत्तराखंड के स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठी। और फिर वहां की जो विधायक थी, अभी तो वो ऑडियो भी जो हमारी ये बहन है उर्मिला जी और जारी करेंगी, उस प्रदेश के मुखिया के निर्देश पर वहां की जो विधायक थी रेणु बिष्ट जी, और वो जो बता रहे हैं जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़, इनके कहने पर वो बुलडोजर चला गया। हम ये पूछना चाहते हैं कि उस विधायक को और उस जिला पंचायत सदस्य को उस बुलडोजर चलाने की अनुमति किसने दी, किसने स्वीकृति दी, जबकि वो घटनास्थल था वहां पर, वहां तथ्य सबूत घटना से संबंधित इतनी बड़ी जांच हो गई, कोर्ट का फैसला आया, ये 2 सवालों के जवाब तो आज तक नहीं मिल पाए। मैं बताता हूं, ये सब लिपापोती कही गई। अब आप ये देखिए कि जांच कैसे हो जाती, जब वो जो घटनास्थल के जितने भी साक्ष्य तथ्य थे, वहां सबूत थे इनके बड़े नेताओं के, इनकी अय्यासी के जो सबूत थे वो सबूत मिटा दिए गए। और पुलिस ने एक जो व्यक्ति इनके मुद्दे को उठा रहा था उसके खिलाफ मुकदमे लिख दिए गए। अब भी आप देख रहे हैं कि जैसे ही ये उर्मिला जी का ऑडियो वायरल हुई, इनके पति की बातचीत की, तो अब भी ये उल्टे उन पर ही मुकदमे, जांच की जहां जांच करनी चाहिए थी वहां ये उल्टा इन पे मुकदमे लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री का ये दायित्व है, जहां जांच करनी चाहिए थी उसकी जगह उल्टे मुकदमे लगा रहे हैं, ऐसा आपका कहना। समय कम है मनोज जी। हेमंत जी के पास जाऊंगा। सीबीआई, हम तो ये कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच की मांग हो, ठीक है, और हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के निगरानी में उसकी जांच हो, सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में जांच हो, ऐसा आपका मानना है। हेमा भंडारी जी कम शब्दों में। जी।
देखिए, एक तो आजकल इन्होंने बिल्कुल ही जो अंकिता भंडारी हत्याकांड का बिल्कुल ना एक मजाक सा बना के रख दिया है, जो मतलब बहुत दर्द होता है ऐसा ये एक मजाक और खेल सा चल रहा है। और एक चीज मैं उर्मिला सनोवर जी से एक चीज पूछना चाहूंगी बस कि इन्होंने एक अपनी ऑडियो में एक चीज कही थी कि जो आरती गौड़ है वो सेक्स रैकेट चलाती है। तो ये भी उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा सवाल है, क्या उत्तराखंड की बेटियां ये जो रैकेट चला रही हैं और चला रही हैं तो उसमें आ भी रही होंगी, यानी कि पहाड़ से बेटियां आ रही होंगी, उत्तराखंड की बेटियां होंगी, तो उसका खुलासा भी इनको करना चाहिए। क्योंकि ये एक चोट है, ये उत्तराखंड पर एक चोट है कि अगर वो ऐसा करती हैं, इसका मतलब भाजपा के और भी नेता उसमें इन्वॉल्व होंगे। सेक्स रैकेट अगर चला रही हैं तो सारे के सारे उनका नाम भी ओपन होना चाहिए, बिल्कुल सबके सामने आना चाहिए, और ताकि भाई उनको पता चले कि किस तरह के भाजपा के नेता। और महेंद्र भट्ट जी जो इनको ऑफर कर रहे थे, तो ये भी महेंद्र भट्ट जी बताएं कि क्या एक महिला होके ही उन्हें ज्वालापुर की सीट ऑफर कर रहे थे, या क्या सोच के ऑफर कर रहे थे कि ज्वालापुर की सीट है, क्योंकि ज्वालापुर में तो पता नहीं कितने बड़े बड़े धुरंधर और बैठे हैं, तो एक महिला को ही ऑफर कर रहे थे, तो ये तो वो जाने कि उनकी मंशा क्या थी जी। तो अब तो भाजपा के ही नेता आरोप लगा रहे हैं, लेकिन भाजपा की एक भी महिला नेत्री ने ये नहीं कहा। आज बड़े बड़े पदों पे बैठी हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ब्रांड एम्बेसडर है, कोई महिला अध्यक्ष है, कोई प्रदेश अध्यक्ष है, कोई बयान किसी का नहीं आ रहा है। तो इससे आपको लगता नहीं है कि साफ जाहिर है, देखो बयान नहीं आ रहा है। और इनके उर्मिला जी के फोन को वो करें, बिल्कुल जी। मनोज जी अभी लगातार देखिए दिग्विजय जी, ऑडियो वीडियो वायरल हो रहे हैं ना, जो जनता के सेवक बनते हैं ना, इनके ही क्यों हो रहे हैं। आपको पता होगा कि हरीश रावत जी के बेटे का भी वायरल हुआ था, एक महिला ने किया था। तो ये जो जनता के सेवक बनते हैं ना, वो बिल्कुल उनके बेटे का भी वायरल हुआ था, तो कैसे वायरल हो जाते हैं। इसके बाद उर्मिला जी के पास जी, मनोज जी बोलिए। मनोज सैनी जी, देखिए हमने जो सबसे पहले यहाँ प्रेस वार्ता की थी और देहरादून में भी की थी इस मामले को लेकर, हमारा एक ही उद्देश्य है अंकिता बहन को न्याय दिलाना। और उत्तराखंड को हम मुख्यमंत्री धामी से ये मांग भी करते हैं और चेतावनी भी देते हैं कि उत्तराखंड को हम, जो हमारी देवभूमि है, इसको हम भाजपा और संघ के नेताओं की अय्यासी का अड्डा नहीं बनने देंगे। चाहे हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हमें सड़कों पर उतरना पड़े, ये हम आज आपके मंच के माध्यम से ये चेतावनी भी देते हैं। और ये मांग अड्डा, जैसा मनोज सैनी जी भी कह रहे, हेमा भंडारी जी ने भी प्रश्न पूछा था, क्या ये अय्याशी का अड्डा जो आप कह रहे हैं कि भाई सेक्स रैकेट चलता, अगर इतने बड़े पैमाने पर चलता है तो इसमें और लोग भी इन्वॉल्व होंगे, तो इसमें क्या हम ये उम्मीद लगाएं कि और भी कुछ सामने आना बाकी है? उर्मिला जी, ये तो आ ही रहा है, डे बाय डे तो रोज के रोज आ ही रहा है ना कुछ। तो सुरेश राठौर तो वो लेके बैठा है, सारी सबकी कुंडलियां लेके बैठा है, तो उसने अपनी पत्नी को बताया। तो भाई वही वाली बात है, जब विवाद होगा तो विवाद में तीसरा आदमी तो फायदा उठाएगा, या तीसरा आदमी। आज ये लोग कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ मिल गए, सिर्फ ये है कि कांग्रेस वालों को क्या है कि चीजें पता चल गई, तो वो विपक्ष पार्टी तो क्यों नहीं उछालेगी। अगर विपक्ष पार्टी चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो कहीं भाजपा हो, तो वो क्यों नहीं उठाएगी मुद्दा। आप समझ सकते हैं, या किसी भी कांग्रेस के नेता के साथ हमारी बातचीत हो, हम तो ये कह रहे हैं कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, क्या वैसे पहली बात हमारा फोन ट्रेसिंग पे लग रहा होगा, व्हाट्सएप का भी, हर चीज का भी। तो कोई साक्ष्य दिला दो कि किसी कांग्रेस की किसी प्रदेश अध्यक्ष से, किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष से, किसी भी आदमी से हमने बात करी हो। और रही बात अंकिता भंडारी को अगर हम लेके बात करें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी आई है, जब भी हमारे पास साक्ष्य है हम तभी आए। और हम एक आत्मवचन और देते हैं आपके चैनल के माध्यम से उसके घर परिवार वाले लोगों को, वो तो हम खैर उनसे मिलेंगे जल्दी से जल्दी। कहीं ना कहीं अभी हमें भी अपने आप को सेव करके चलना है, कि नहीं तो हम भी शायद वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे न्याय तक, और हम बीच में ही शायद हमें खत्म कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, हमारी हत्या कर दी जाएगी। इतना तो पूरे उत्तराखंड को आभास है हमारी हत्या के बारे में, क्योंकि विदिन 4-5 घंटे के बाद ही पुलिस की वर्दी में हमारे घर किस तरह से 20 लोग पहुंचे। कोई मैं अपराधी नहीं हूँ, कोई मैंने देशद्रोही का नहीं करा। जैसे मेरा पति बोल रहा है कि देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए उर्मिला के ऊपर, यानी कि अगर हम एक बेटी की आवाज उठा रहे हैं, एक बेटी की सिस्कियां, एक माँ के आंसू पूछ रहे हैं, तो हमारे ऊपर देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए। सुरेश राठौर बेटियों को बिस्तर पे इस्तेमाल करता है। सुरेश राठौर बहुत बड़ा संत है, बहुत बड़ा सब कुछ है, इसे उस बेटी की आवाज में सुनाई दी जब इतने सालों से सब कुछ पता था। तो दुष्यंत कुमार गौतम जी के बारे में पता था, अजय कुमार, तो सबके सब सिर्फ अपनी सत्ता, अपनी पार्टी, अपना पद बचाने के लिए रहते हैं। वो तो हमने खो दिया, क्योंकि आप ये कह रहे हैं बहुत सारे, आप ही बताइए, हम तो भारतीय जनता पार्टी से भी गए, ये तो चले गए, आपको पता है ना। अब हमारा कोई मान सम्मान तो है नहीं, सब हमें कहता है वो औरत, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जो कल तक हमें भूखा पकड़ा रहा था, मैं महेंद्र भट्ट की बात कर रही थी, तो भट्टू बोल रहे हैं आज के टाइम में सारे के सारे, या कांग्रेस वाले भी हमसे कहीं ना कहीं डरेंगे। आप समझ रहे हैं, हम तो इन सब चीजों से ऊपर एक बेटी की आवाज उठा रहे हैं, एक बेटी की सुनवाई
हो जाए, उन अपराधियों को किसी तरह से जेल में पहुंचा दो, उसके लिए चाहे हमें अपने प्राणों की भी आहुति देनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। और वो तो ये उतारू हो ही गए, इन्होंने हमें देशद्रोही भी बोल दिया, हमारे पर मुकदमे लिखवाने शुरू कर दिए, मतलब जो भी अत्याचार कर सकते थे अपनी बेटी के ऊपर। एक बेटी की आवाज को, एक बेटी दोबारा से इनकी जा चुकी, अंकिता हत्याकांड, और बस हम यही कह रहे सब चैनल पे, एक हत्याकांड होने वाला है, हम स्वर्गीय ना बने उससे पहले मैं तो कहती हूँ महादेव उस बेटी को इंसाफ दिला दो, उसके बाद चाहे हम अगले दिन ही स्वर्गीय बन जाए, हमें कोई वो नहीं है, क्योंकि हमारे कोई लालसा नहीं है कि कोई आदमी। उर्मिला जी, एक चीज है, जैसे कि आपने ऑडियो वायरल किए हैं और आपने अपने पोल खोली है, बहुत हिम्मत का काम किया है। तो अब जैसे कि अभी महेंद्र भट्ट जी ने जो प्रेस वार्ता की थी उसमें भी आपने फिर उनकी पोल खोली थी और उनका ऑडियो वायरल किया था। तो हम कह रहे हैं जितने भी नेता हैं, आपको लगता है कि इंसाफ दिलाना है तो आप सबकी एक एक करके जितने भी है ना, एक साथ आप इन नेताओं की पता तो चले उत्तराखंड की जनता को कि कौन कौन नेता कितना भ्रष्ट है यहाँ पर। सबकी ऑडियो वीडियो बिल्कुल ओपन कर दीजिए। आप उत्तराखंड की जनता के लिए, आप उनके भलाई के लिए काम कर रही हैं इस समय, तो आपको जो है एक एक ऐसे दरिंदों की जो ऐसी नियत रखते हैं उनकी पोल बिल्कुल खोल देनी चाहिए और बिल्कुल उत्तराखंड की जनता आपके साथ है। उर्मिला जी, आप देखिए मैडम, मैं तो खैर आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती, आज फर्स्ट टाइम आपसे फेस टू फेस मिल रही हूँ। जब मैं अपने न्याय के लिए, अपना मुकदमा लिखवाने के लिए, जब मेरे पति ने मेरे ऊपर इतना टॉर्चर किया, जब मेरी वो ऑडियो, मेरी वीडियो वायरल हो रही थी आत्मदाह वाली अभी पिछले महीने की, हम इतने डिप्रेशन में थे, हम किस किस के पास नहीं गए, हम महेंद्र भट्ट के पास भी गए, हम दुष्यंत कुमार गौतम को भी हमने कहा, हमने यतीश आनंद जी को भी कहा, तो सबने कहते हम कुछ नहीं कर सकते, पति पत्नी का मैटर है भाई, पति पत्नी का मैटर है। तो इन्होंने सबने बोलते पति पत्नी का मैटर है। फिर हमने कहा मध्यस्थता करा दो बैठ के, चलो ठीक है, घर डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, परिवार टूटना नहीं चाहिए, ठीक है, अब चलो जाने अनजाने में रिश्ता बना है तो ठीक है, हम उस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहते, उसको लेके चले। तो ना मध्यस्थता कराने के, ना मुकदमा दर्ज कराने के। तो भाई आप लोगों को पदों पे सिर्फ पैसे गिनने के लिए बिठाया है क्या? जब आप बेटियों की बात नहीं सुनने के, बेटियों के आंसू नहीं पूछने के, फिर आपको किस लिए बिठाया जनता जनार्दन ने चुन के? आपको तो जूते मार के नीचे फेंक देना चाहिए सबको। आप बाहर से आप अपनी राजनीति चमका रहे हो उत्तराखंड के अंदर, आप हरियाणा से आगे राजनीति चमका रहे हैं। या महेंद्र भट्ट जी, आप मैंने सुना आप हारे भी विधायक या प्रदेश अध्यक्ष बन के बैठ गए। तो आप लोगों को तो ये पदों से आपको तो मतलब मुक्त कर देना चाहिए, पद मुक्त कर देना चाहिए, निष्कासित कर देना चाहिए माननीय मोदी जी को, कि इस तरह के लोगों को जिनकी ऐसी प्रवृत्ति है, जो मुझे कहते हैं कि ये औरत, अरे इस औरत का तो कोई अस्तित्व नहीं है। आपका क्या अस्तित्व है? आप मुझे बताइए ना, आप किस बिहार पे मुझे आप ज्वालापुर सीट ऑफर कर रहे थे, आप मुझे बताइए ना, बताइए। आप महेंद्र भट्ट जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने तो सीधा सफेद झूठ बोल दिया, मुझे जानते ही नहीं है, मुझे पहचानते ही नहीं है। आप रोज मेरे इंटरव्यू देखे, जब हम चंद्रशेखर के खिलाफ इंटरव्यू दे रहे, आप तब चीजें हमें देख रहे हैं, हमें ताड़ रहे हैं, और आप कहते मैं तुझे जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं, कौन है उर्मिला? पूरा उत्तराखंड, पूरा देश जानता है हमें, महेंद्र भट्ट नहीं जानते। तो फिर आपको तो मेरे ख्याल से आपको तो राजनीति में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है महेंद्र जी, आपको तो फिर संन्यास ले लेना चाहिए। मैं तो तभी कहा कि छटनी कर देनी चाहिए, जितने 7 साल के बुढ़े होंगे सब छटनी कर देनी चाहिए। शांति प्रसाद भट्ट जी काफी देर से सुन रहे जी। उर्मिला जी, इसके बाद आपके पास आऊंगा। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपने काफी देर से सुना, और उर्मिला जी ने कल भी यही बात कही, आज भी यही कह रही है कि बीजेपी में छटनी करने की बहुत आवश्यकता है। क्या ऐसा वाकई में आपको लगता है? और दूसरी बात यह कि अंकिता भंडारी की माता का और उनके पिता का भी बयान आज सामने आया है, आपके यूकेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी कई जगहों पर आज सड़कों पर उतरे हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ये पूरा केस जो है, इसको फिर से क्या रीओपन करने की मांग की जाएगी, या फिर कानूनी इसमें क्या आप आगे डिमांड की जाएगी? देखिए, निश्चित रूप से अगर उर्मिला बहन जो बोल रही है वो अच्छी तरह जानती है कि उसको कितना बड़ा खतरा है, वो बार बार बोल रही है कि मेरे साथ कोई मिसहैपनिंग हो सकती है। दुस्साहस किया है इस बहन ने, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में तार तार कर दिया नेताओं को। जो बड़े बड़े पद लेकर आते हैं वो कितने दरिंदे हैं, उनका जो है एक ट्रेलर इन्होंने दिखा दिया है। और यही कारण है कि भाजपा के तमाम नेताओं को साथ कोई आगे नहीं आ रहा है। बहन को साधुवाद, जिसने जो है भाजपा का असली चेहरा जनता के बीच में लाया है। अब पुलिस प्रशासन का काम है कि तमाम जिन पर मुकदमे लगे हैं, जिन पर इन्होंने जो है आरोप दर्ज करे हैं, उन तमाम के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाने चाहिए। तमाम लोगों के फोन की रिकॉर्डिंग, फोन उस समय पर एक्टिव थे या नहीं थे, उन तमाम लोगों को उठा के बंद कर देना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सीबीआई जांच हो जाए तो। मगर क्या करें, दुर्भाग्य देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन की सरकार है, वो डबल तरीके से उत्तराखंड के साथ जो है अन्याय करती जा रही है। अब इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए? पुलिस को सामने सबूत दे तो दिए, ऑडियो में साफ पता लग रहा है कि राठौर किन के नाम ले रहा है।
खुद बहन बोल रही है कि ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो भाई जांच करो ना, पुलिस का काम तो जांच करना है। अगर उत्तराखंड पुलिस की अगर नहीं है इसमें तो सीबीआई को दे दो। धामी जी की चुप्पी ये बताती है कि धामी जी सब जानते हैं इसलिए चुप है। अरे भाई साक्ष्य मिटाती है। प्रसाद भट्ट जी, हमें सीबीआई पे भी विश्वास नहीं है, क्योंकि सीबीआई भी उसके अंडर है केंद्र सरकार के, वहां भी अमित शाह बैठे हैं इनको बचाने के लिए। ठीक है मनोज सैनी जी, सीबीआई आपसे ये सवाल मैं कर लेता हूं कि सीबीआई को लेकर के बीजेपी के भी काफी सारे नेता कहते हैं, और सोशल मीडिया पर गणेश गोदियाल का एक वीडियो भी उन्होंने शेयर किया जहां पर वो सीबीआई के बारे में बोले कि सीबीआई तो केंद्र का तोता है, तो आप सीबीआई की जांच भी कर रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं। नहीं, हम जो मांग कर रहे हैं वो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में उनकी मॉनिटरिंग में वो जांच होनी चाहिए, सीबीआई हो चाहे वो यहाँ की स्थानीय पुलिस हो। अब हम तो ये जांच की मांग में सीबीआई और यहाँ की पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है कि वो हमारी बहन अंकिता हत्याकांड का खुलासा कर सके। और जो आरोपी है, मुख्य आरोपी, हम तो उन्हें मुख्य आरोपी ही कहेंगे, चाहे वो दुष्यंत गौतम हो चाहे वो अजय सिंह हो, इनको फांसी के फंदे पर जब तक नहीं पहुंचानेंगे तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। और ये हम अंकिता बहन के माता पिता पूरे उत्तराखंड जी की महिलाओं, अपनी बेटियों बच्चियों को ये आह्वान भी करते हैं कि हमने एक मुख्यमंत्री आवास घेराव का एक प्रोग्राम बनाया है और शीघ्र ही उसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। और मुख्य, यदि आपको देवभूमि उत्तराखंड के मान सम्मान, यहाँ कोई राजनीति नहीं होगी, इसमें मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करनी है और इसे संघ और भाजपा नेताओं के जो अय्यासी का अड्डा नहीं बनाना है। और ये जो धार्मिक सरकार के अंडर में भ्रष्टाचार चल रहा है, खनन का हो चाहे कैसा हो, और ये अब जो महिलाओं की असुरक्षित महिलाएं अपने आप को समझ रही हैं, इनसे अगर आपको पार पाना है और उत्तराखंड को एक सुसंस्कृत प्रदेश बनाना है तो ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमें मुख्यमंत्री धामी का घेराव कर सड़कों पर उतरना होगा, तभी यहाँ की बच्ची और महिलाएं सुरक्षित होंगी। नहीं तो ये दरिंदे, ये भैंसी दरिंदे कहूंगा मैं इनको, ये भैंसी दरिंदे ऐसे ही नोट खाएंगे हमारी। इस मामले पर मुख्यमंत्री आवास घेराव करना जरूरी है, लेकिन हेमा भंडारी जी, इस मामला ऐसा है कि अगर इस पर राजनीतिक दल बोलेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें राजनीति इन्वॉल्व होगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो सभी जितने भी बिल्कुल ये तो हो नहीं है। देखिए, जबकि कोई राजनीतिक व्यक्ति बोलेगा, क्योंकि अगर वैसे व्यक्ति बोलता है तो उसको तो ये बिल्कुल किनारे लगा देंगे, तो राजनीतिक व्यक्ति तो आएंगे ही आएंगे। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि एक ऑडियो में ये भी था कि जो दुष्यंत गौतम है उसने जो है ये विनोद आर्य को वो बनाया था राज्य मंत्री, कौन सा बनाया था, मंत्री, हाँ मंत्री, राज्य मंत्री बनाया था। तो आप देखिए कि मैंने उस समय क्या था कि विनोद, अगर इनको बुलडोजर चलाना था ना तो विनोद आर्य के घर पे चलाना था। और उस समय आवाज उठी थी कि बुलडोजर चलाओ घर पे, लेकिन विनोद आर्य, क्योंकि मैं उनके घर के पास रहती हूँ, मेरा घर वहीं पे है ऑफिस, उनका घर, उनका जो उसका एक उनका वो है कारोबार दवाइयों का, आयुर्वेदिक दवाइयों का, वो लगातार चल रहा था। उसमें उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनको पता था कि वो अपने बेटे को बचा लेंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सारे जितने थे, सारे भ्रष्ट नेता एक हो चुके थे। पूरा तंत्र बचाने में लगा हुआ था, इन लोगों को, इन दो लोगों को बचाने के लिए पूरा तंत्र लगा हुआ था। तो पता था कि बच जाएगा, मेरा बेटा तो बच जाएगा, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ बुलडोजर वहीं चला। तो हम मांग करते हैं कि जो बुलडोजर चलाने में रेणु बिष्ट ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी के पूछ के चलाया गया था, तो उनको भी रिमांड में लिया जाए, रेणु बिष्ट के ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो, और जितने भी इसमें इन्वॉल्व है सबके ऊपर मुकदमा दर्ज होके उसमें सीबीआई जांच करें, और जो रिटायर्ड जज से उसकी बिल्कुल बिल्कुल सीबीआई जांच की मांग आप करें। उर्मिला जी, क्या आपने वो बयान सुना, अंकिता की माता का बयान और उनके पिता का भी बयान सामने आया था आज, बड़े भावुक होकर के उन्होंने आपसे ये भी दरख्वास्त की है कि इन मामलों को आप कोर्ट में जरूर रखिएगा, एक न्याय की उम्मीद उनको है, अगर ये तमाम बातें सही पाई जाती हैं तो उनकी बेटी को न्याय कहीं ना कहीं मिलेगा। क्या आपने वो बयान सुना, उस पर क्या रिएक्शन देंगी आप? जी, मैंने वो बयान सुना है, मैंने अपनी सोशल मीडिया पे मैंने पोस्ट भी किया है वो, और मैं उस बयान के ऊपर ही मैं कह रही हूँ कि चाहे मेरे प्राण चले जाए, जब तक मेरे जान में जान है मैं वो कोर्ट तक लेके जाऊंगी और पीछे नहीं हटूंगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ कि मैं पीछे पैर नहीं करूंगी किसी भी कीमत पे, चाहे मुझे कोई भी कितनी भी धमकियां आ जाए, किसी भी तरह की सब चीजें आ जाए, मैं इसे अंतिम निर्णय, जिस तरह जो भी अपराधी हैं उनको सजा जरूर होगी और वहां तक मैं लड़ूंगी।
और मैं इन लोगों को बता दूं कि मैं कोई ऐसे नहीं हूं कि मैं मजबूत नहीं हूं, मैं हर तरह से मजबूत हूं। मैं इन लोगों के लिए बता दूं कि मैं इनके हलक में हाथ डाल के इनको खींच के लेके जाऊंगी वहां पे। जब मैं अपनी जान हथेली पे लेके चल रही हूँ इस केस के लिए, अगर मेरे मुंह से निकला है और मैं ये सब चीजें मेरे साक्ष्य दिए हैं तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। अब मेरी चाहे जान भी चली जाए, जान के लिए तो पीछे पड़ी गई है। कभी किसी को पूछ रहे हैं कि कहाँ है तू, कहाँ नहीं है, कहाँ शूटिंग चल रही है, तो 10 तरह की हमारी इंक्वायरीज कर रहे हैं ये लोग कि किसी तरह से इस 4-5 दिन के अंदर अगर उर्मिला का सफाया हो जाता है, उत्तराखंड की जनता 1 दिन 2 दिन हमारे पुतले फूकेगी, उसके बाद सब शांत हो जाएंगे। उर्मिला के आगे पीछे कोई लड़ने वाला है नहीं, क्योंकि सुरेश राठौर को खुद लॉलीपॉप दे दिया आज भारतीय जनता पार्टी ने। जिस तरह से सुरेश राठौर चिल्ला के पीसी कर रहा था, तो उससे तो यही आभास हो रहा है कि उसे कहीं ना कहीं उसकी पीठ थपथपा दी है कि तुझे पार्टी के अंदर एक, क्योंकि तू अनुसूचित जाति का नेता है, तो उससे आता है, तो हमें कहीं ना कहीं दलितों की आवश्यकता होती है और हम तुझे पार्टी में शांति से वापस ले आएंगे और तुझे ज्वालापुर विधानसभा या कोई भी विधानसभा 27 में तुझे चुनाव लड़वा देंगे। जी चलिए, आपका कहना यह है कि आप मतलब लॉलीपॉप मिल चुका चौहान साहब, मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ। सैनी जी, हमारे पास समय कम है, लेकिन अब उर्मिला जी जाते जाते एक आखिरी सवाल आज आपसे ये कि आजकल हर कोई रात को 8 बजे इंतजार करता है सोशल मीडिया पर आप आज क्या बोलने वाली है, तो आज कुछ है बोलने के लिए? हम तो वैसे ही इसलिए रूबरू होते हैं हम सोशल मीडिया पे कि लोगों को रहे भाई हम जिंदा हैं। और ये जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं महेंद्र भट्ट ने, हम तो कल भी लाइव में आते, लेकिन इन्होंने इस तरह की बातें कर दी और फिर भी आज भी आएंगे। शायद हम 10-15 मिनट के लिए तो आएंगे ही आएंगे। कि आपको पता सुबह 5 बजे से हम उठे हुए, 6 बजे से हम शिफ्ट पे अपने शूटिंग पे है और लगातार एक हमने वीडियो भी डाली है जब आरती गौड़ के लिए डाली, पूरे कोहरे में, कितने ठंड में मैं काम कर रही हूँ लगातार आपके साथ, और कितने सारे चैनल को भी मैं लाइव जा रही हूँ, कितनी सारी मैंने वीडियो बना के भेजी है। और अभी मैं जाऊंगी होटल जाऊंगी, फिर फ्रेश होंगी, तो देखती हूँ अगर टाइम लगता है, लेकिन हम जाएंगे ताकि हमारी जनता को ये पता रहे, हमारे जो मेरे चाहने वाले हैं कि अभी उर्मिला जिंदा है, आज उर्मिला जिंदा है। वैसे इन चैनलों के माध्यम से सबको पता चल गया कि उर्मिला भी जिंदा है, क्योंकि तैयारी सब पूरी कर रहे हैं किसी भी तरह से। उर्मिला को रास्ते से हटा दो, 1 दिन 2 दिन जो ये आपके पुतले हैं जो दहन होंगे, उसके बाद उत्तराखंड की जनता भूल जाएगी, क्योंकि नेता लोग है ना, उन्हें पता है कि 4-5 दिन हाँ हुल्ला होगा, उसके बाद कौन उर्मिला कौन अंकिता, सब वो सब चीजें दब जाएंगी, एक फिर नई फाइल कोई आ जाएगी सामने। बिल्कुल, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ रहें और जो आपके मन में शंकाएं, जो आपने आरोप लगाए हैं, उन पर जांच हो। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल उर्मिला सरावर जी, हेमा भंडारी जी, शांति प्रसाद भट्ट जी, मनोज सैनी जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सवाल बड़े गंभीर हैं और चर्चा पूरी आपने सुनी। उर्मिला सरावर आज एक बार फिर हमारे साथ लाइव जुड़ी थी, उन्होंने तमाम बातें कही और ये भी कह रही कि रात को 8 बजे लाइव इसलिए आती हैं ताकि सबको पता चले कि वो जीवित हैं, यानी कि उनके मन में कहीं ना कहीं गहरी शंकाएं हैं और जो आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं उन आरोपों को लेकर के जांच कब तक होगी, क्या स्थिति होगी, इस पर जो बड़े रिएक्शन है वो कब सामने आएंगे, पुलिस इस पर क्या स्टेप आगे लेगी, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिनको अभी देखना बाकी है। कुरुक्षेत्र में आज के लिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।